हेलो एवरीवन। द राइज ऑफ नेशनलिज्म में आज का हमारा टॉपिक है द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी का एकीकरण। ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले 3 वीडियो में हम जर्मनी के यूनिफिकेशन, इटली का यूनिफिकेशन और ब्रिटेन की यूनिफिकेशन तीनों को कवर करेंगे, जो बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष कहीं न कहीं से इनमें से जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। By 1848, popular efforts of political association failed in installing constitutional monarchy in Germany। अच्छा, इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार 1848 में जब लिबरल्स, जो वहाँ के लिबरल्स थे, उन्होंने जब वहाँ पर प्रशिया में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को स्टेब्लिश करने का प्रयास किया गया था, लेकिन वो फेल हो गया। तो वही कह रहा है कि 1848 तक जहाँ पॉपुलर इफोर्ट्स किए गए थे पॉलिटिकल एसोसिएशन के माध्यम से कि जर्मनी में एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टेब्लिश कर दी जाए, लेकिन मोनार्की ने वहाँ की एरिस्टोक्रेसी और आर्मी के साथ मिलकर के ये जो प्रयास किया गया था इसे फेल कर दिया था, और सेंट पॉल चर्च में आयोजित होने वाली फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट पूरी तरीके से फेल हो गया। प्रशिया, द फेलियर ऑफ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट मेड इट क्लियर that German unification had to become through the combined effort of monarchy and army support by large land owners। अब जब प्रशा में जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की स्टेब्लिशमेंट फेल हो गई, तो इसने ये क्लियर कर दिया कि जो जर्मन यूनिफिकेशन है ये कम टू थ्रू द कंबाइंड इफोर्ट्स। जो यूनिफिकेशन होगा जर्मनी का, अब ये कंबाइंड इफोर्ट्स के माध्यम से ही हो पाएगा। और कंबाइंड इफोर्ट किनका किनका? मोनार्की, आर्मी एंड लैंड ऑनर्स। जो लैंड ऑनर्स हैं, इन तीनों के कंबाइंड इफोर्ट के माध्यम से ही जर्मनी का यूनिफिकेशन संभव हो पाएगा। फ्रॉम 1848 प्रशिया टुक ऑन लीडरशिप ऑफ द नेशनल यूनिफिकेशन। 1848 के बाद जब पार्लियामेंट फेल हुआ, उसके बाद प्रशा ने इस बात की जिम्मेदारी उठाई, क्योंकि जो आज जर्मनी है, प्रशा वो कई छोटे-छोटे क्षेत्रों में बँटा था। उसी को यूनिफिकेशन के बाद एक जर्मन नेशन स्टेट के रूप में सामने आए। तो उसमें छोटे-छोटे राज्यों में से एक था, राज्य मतलब जो अपने यहाँ राज्य कहते हैं, प्रोविंसेस भी कह सकते हैं। तो उसमें एक प्रोविंस था प्रशा। उसने लीडरशिप, ये कमान हाथ में ली कि ये जो जर्मनी है इसके यूनिफिकेशन की बात हम करना शुरू करेंगे। तो 1848 से प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण का नेतृत्व संभाला। In this process, Otto von Bismarck, the chief minister of Prussia, proved to be the main architect। और इस प्रक्रिया में, जर्मनी की यूनिफिकेशन की प्रक्रिया में, प्रशा के जो मुख्यमंत्री थे, चीफ मिनिस्टर थे ऑटो वन बिस्मार्क, इसके मुख्य आर्किटेक्ट, निर्माता सिद्ध हुए। बिस्मार्क रीच्ड हिज गोल विद द हेल्प ऑफ प्रशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। अब जो प्रशा था, जर्मनी का यूनिफिकेशन कर पाया, लेकिन किसकी मदद से? वहाँ के आर्मी और वहाँ की ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही की मदद से जर्मनी की यूनिफिकेशन की जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट करने में आसानी से पहुंच पाया, यूनिफिकेशन की प्रक्रिया को समाप्त कर पाया। यहाँ पर ऑटो वन बिस्मार्क का चित्र दिखाया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार वो यूनिफिकेशन की प्रोसेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। He fought 7 wars in 3 years with Austria, Denmark and France। ऑटो वन बिस्मार्क ने 7 वार्स लड़े 3 सालों तक। किनके किनके साथ? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के। क्योंकि जो आज जर्मनी है वो कई छोटे छोटे पार्ट्स में थे, तो उन पार्ट्स में ये सारे देश नियंत्रण कर रहे थे। तो इनके साथ वो 7 सालों तक 3 बार वो लड़ा, which ended in Prussian victory and complete German unification। जो कि प्रशिया के विक्ट्री के साथ समाप्त हुआ, और जर्मनी के यूनिफिकेशन की प्रोसेस क्या होता है? कंप्लीट होता है इन जनवरी 1871। मतलब 1871 में जर्मनी का यूनिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। द प्रशियन किंग विलियम वन वाज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर इन जर्मनी हेल्ड एट वर्साइल्स। अब क्या हुआ? जो वहां का विलियम वन था, उसे जर्मनी का एम्परर घोषित किया गया, जो सेरेमनी आयोजित किया गया था वर्साइल में। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जर्मनी का यूनिफिकेशन देख लिया। जर्मनी की यूनिफिकेशन में आपको 5-6 पॉइंट्स ही ध्यान रखने हैं। क्या क्या पॉइंट्स ध्यान रखोगे? पहला पॉइंट आप ध्यान रखोगे कि 1848 में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट फेल हो गया। हालांकि इसके फेल होने के बाद जर्मनी की यूनिफिकेशन की जो पूरी प्रोसेस की कमान है, ऑटो वन बिस्मार्क जो प्रशियन चीफ मिनिस्टर था,
उसने संभाला और उसने 7 सालों तक ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ युद्ध लड़े और 1871 में जर्मनी की यूनिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है और प्रशियन किंग विलियम वन को वहां का एम्परर घोषित किया जाता है। अब देख लेते हैं कि इस टॉपिक से बोर्ड एग्जाम में क्या क्या प्रश्न पूछे गए। 2026 में ही इससे बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। आप 5-6 पॉइंट्स ही इसमें ध्यान रखना, क्योंकि आप ज्यादा ध्यान रखोगे, ज्यादा याद करोगे, वो आपके काम में आने वाले हैं नहीं। तो वही 4-5 पॉइंट्स आपको ध्यान आने चाहिए कि इससे जर्मनी की यूनिफिकेशन से कोई भी प्रश्न आ जाए, तो वो 4 पॉइंट्स 5 पॉइंट्स आपको ध्यान आने ही चाहिए। तो इसमें प्रोसेस आपको बता ही देना है कि ऑटो वन बिस्मार्क किस प्रकार उसकी भूमिका रही, किन किन के साथ युद्ध लड़ा, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के फेल होने की क्या कहानी रही, वही सारे पॉइंट्स। 2024 में भी वही प्रश्न, सेम प्रश्न, एनालाइज द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। 2022 में प्रश्न पूछा गया था, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द आर्किटेक्ट ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी की यूनिफिकेशन का मेन आर्किटेक्ट कौन था? ऑटो वन बिस्मार्क। और ये कहाँ का था चीफ मिनिस्टर? रशिया का। 2016-2015 में भी प्रश्न पूछा गया, डिस्क्राइब द यूनिफिकेशन प्रोसेस बाय जर्मनी यूनिफाइड एज नेशन स्टेट। सेम वही प्रश्न। हाँ, ये प्रश्न आप नोट कर लेना, क्योंकि ये भी प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन ये प्रश्न थोड़ा अलग है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ ऑटो वन बिस्मार्क इन द मेकिंग ऑफ जर्मनी। जर्मनी के मेकिंग में, जर्मनी की यूनिफिकेशन में ऑटो वन बिस्मार्क की क्या रोल रहा, उसके बारे में बताना है। ये 5 नंबर में पूछा गया था। इसमें आपको बताना है कि ऑटो वन बिस्मार्क की वो क्या-क्या स्टेप्स रहे जो जर्मनी की यूनिफिकेशन में बड़ी भूमिका निभाए। जिसमें पहला पॉइंट से ध्यान रखना है कि आफ्टर नेपोलियन डिफीट्स 1850 मेनी जर्मन्स डिजायर एन इंडिपेंडेंट जर्मनी। बिस्मार्क वाज डिटरमाइंड लीडर हु रिकॉग्नाइज द अर्जेंट नीड ऑफ फॉर यूनिफिकेशन। बिस्मार्क एक ऐसा लीडर था जिसने इस बात को रिकॉग्नाइज किया कि यूनिफिकेशन जर्मनी का कितना अर्जेंट है। अब उसने इसके लिए, यूनिफिकेशन के लिए स्टेप लेना शुरू कर दिया। उसने आर्मी को मॉडर्नाइज करना शुरू कर दिया। टैक्सेस, जो पार्लियामेंट टैक्स कलेक्ट करती थी, उसकी आलोचना करना शुरू कर दिया, क्योंकि जो पार्लियामेंट था उसमें किसके कंट्रोल में था? वहां के मोनार्की सिस्टम के कंट्रोल में था। तो बिस्मार्क उसका विरोधी था। वो कहता था कि आम जनता से इतना हैवी टैक्स क्यों वसूला जा रहा है। इसलिए उसे, बिस्मार्क को, इस अप्रोच को कहा जाता है ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। आयरन चांसलर भी कहा जाता है। जैसे आप भारत की यूनिफिकेशन की बात करोगे, तो भारत की यूनिफिकेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की बड़ी भूमिका रही, इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ऐसे ही जर्मनी की यूनिफिकेशन में ऑटो वन बिस्मार्क की बड़ी भूमिका रही, और उसने जो पॉलिसी अपनाई, उस पॉलिसी को कहा जाता है ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। इसके अलावा उसने आर्मी को इम्प्रूव किया, साथ ही साथ वो कई देशों के साथ एलाइड करके बहुत सारे देशों को हराया भी। In 1864, Bismarck allied with Austria to defeat Denmark. Later he also defeated Austria. बहुत सारे छोटे छोटे देशों को हराया। The unification of Germany was completed under Kaiser Wilhelm I in 1871. Germany then emerged as a leading power in Europe, expanding its colonial empire to enhance its economic interest and global influence. मतलब ये है कि यदि प्रश्न में पूछा जाए कि ऑटो वन बिस्मार्क की क्या भूमिका रही जर्मनी की यूनिफिकेशन में, तो आपको बताना है कि ऑटो वन बिस्मार्क ही पहला आदमी था जिसने इस बात को रिकॉग्नाइज किया कि अर्जेंट यूनिफिकेशन जरूरी है जर्मनी की। इसके अलावा उसने आर्मी को मॉडर्न करना शुरू कर दिया। उसने पार्लियामेंट द्वारा लगाए गए टैक्सेस के आलोचना करना शुरू किया। इसलिए इस अप्रोच को कहा जाता है ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। उसने आर्मी को इम्प्रूव किया, साथ ही साथ कई देशों के साथ संधियां करके डेनमार्क, ऑस्ट्रिया जैसे देशों को हराया, और ये प्रोसेस कंप्लीट होती है 1871 में। यही सारे पॉइंट्स आप लिखोगे और इसके बदले आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से जर्मनी के यूनिफिकेशन का टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। आप इसके नोट्स जरूर बनाइएगा। जल्दी हम इटली के यूनिफिकेशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।